हमारी अर्थ इस बड़े से यूनिवर्स में एक बहुत स्पेशल जगह है। ये हमारा अकेला घर है, एक ब्यूटीफुल नीली और हरी स्फीयर। ये लाइफ से भरी हुई है, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक। शानदार माउंटेन्स आसमान की तरफ ऊंचे उठते हैं और गहरे ओशंस में कई सीक्रेट्स छिपे हैं। हरे भरे फॉरेस्ट्स जमीन के बड़े हिस्सों को कवर करते हैं और हमें सांस लेने के लिए एयर देते हैं। रिवर्स नसों की तरह बहती है, जमीन को नॉरिश करने के लिए पानी ले जाती है। ये प्लैनेट हमें वो सब कुछ देता है जो हमें जीने के लिए चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी अर्थ कितनी प्रीशियस है और इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसकी ब्यूटी उन सभी लिविंग बीइंग्स के लिए एक गिफ्ट है जो इस घर को शेयर करते हैं। ह्यूमंस ने हमेशा आसमान को देखा है और सोचा है। उन्होंने हमारी दुनिया के बारे में बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे हैं। ये अर्थ बनी कैसे? सन, मून और स्टार्स कहां से आए? पुरानी कहानियों और मिथ्स ने इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये स्टोरीज अक्सर पावरफुल गॉड्स और मैजिकल इवेंट्स से भरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, लोगों ने ऑब्जर्वेशन और साइंस से जवाब ढूंढने शुरू किए। उन्होंने रॉक्स, स्काई और नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना शुरू किया। नॉलेज की ये खोज आज भी जारी है, जैसे जैसे हम अपने प्लैनेट की लंबी और अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में और सीख रहे हैं। ये ऐसे अर्थ के क्रिएशन की स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस हमें क्या बताती है। ये एक जर्नी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। हम उस डस्ट और गैस के बारे में जानेंगे जिनसे हमारा प्लैनेट बना। हम देखेंगे कि ये वैसी दुनिया कैसे बनी जिसे हम आज जानते हैं। ये स्टोरी एक बड़े पजल की तरह है और साइंटिस्ट ने इसके कई इंपॉर्टेंट पीसेस ढूंढ लिए हैं। इस जर्नी को समझने से हमें अपनी अर्थ की ओर भी ज्यादा एप्रिशिएशन होती है। ये हमें इवेंट्स की वो लंबी चेन दिखाती है जिसकी वजह से हम आज यहां एग्जिस्ट करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है बहुत बहुत टाइम पहले। ये तब की बात है जब सन या अर्थ एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। स्पेस में इमेजिन करो एक बहुत बड़ा, डार्क और ठंडा क्लाउड। ये क्लाउड पानी से नहीं बना था जैसे हमारे आसमान के क्लाउड्स होते हैं। ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से बना था, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। इस जायंट क्लाउड को नेबुला कहते हैं। ये स्पेस में कई कई लाइट ईयर्स तक फैला हुआ था। ये कॉस्मिक क्लाउड वो रॉ मटेरियल था, वो बीज जिससे हमारा सोलर सिस्टम आखिरकार बनने वाला था। ये एक शांत, धीरे धीरे चलने वाला जायंट था जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स बनने का सारा पोटेंशियल था। गैस और डस्ट का ये विशाल क्लाउड हमेशा शांत नहीं रहा। किसी चीज ने इसे डिस्टर्ब किया। शायद ये पास के किसी एक्सप्लोडिंग स्टार, एक सुपरनोवा का शॉकवेव था, या शायद ये किसी गुजरते हुए स्टार का ग्रेविटेशनल पुल था। रीजन जो भी हो, इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाउड के कुछ हिस्से आपस में जुड़ने लगे, क्लम्प होने लगे। ग्रेविटी, वो फोर्स जो हमें जमीन पर रखती है, उसून डस्ट और गैस को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे और मटेरियल जमा होता गया, ये क्लम्प्स और ज्यादा डेंस होते गए। क्लाउड ने स्पिन करना शुरू किया, पहले धीरे धीरे और फिर तेज और तेज, जैसे कोई डांसर घूम रहा हो। जैसे जैसे क्लाउड तेजी से स्पिन करने लगा, वो फ्लैटन होने लगा। ये एक जायंट स्पिनिंग डिस्क जैसा बन गया, जैसे कुम्हार का चाक मिट्टी को शेप देता है। इस स्पिनिंग डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ज्यादातर मटेरियल, गैस और डस्ट इस डिस्क के सेंटर की तरफ खींच गया। सेंटर बहुत हॉट और बहुत डेंस हो गया। इस कोलैप्सिंग क्लाउड के कोर में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये उस चीज की बिल्कुल शुरुआत थी जो आगे चलकर हमारा सन बनने वाला था। डिस्क के बाहरी हिस्से ठंडे थे और उनमें बाकी बचा मटेरियल था। एक जायंट क्लाउड का कोलैप्स होकर स्टार और प्लैनेट्स बनाने का ये प्रोसेस सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के लिए यूनिक नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी में दूसरे यंग स्टार्स के आसपास ऐसे ही प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स देखे हैं। इससे पता चलता है कि जिस तरह हमारी अर्थ और उसके आसपास के प्लैनेट्स बने, वो यूनिवर्स में एक कॉमन प्रोसेस है। लेकिन हर डिस्क में स्पेसिफिक कंडीशंस और मटेरियल्स की वजह से बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लैनेट्स बन सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के क्लाउड में एलिमेंट्स का अपना यूनिक मिक्स था। ये एलिमेंट्स उन पुराने स्टार्स में बने थे जो हमारे सन के जन्म से बहुत पहले जिए और मरे और अपनी राख स्पेस में बिखेर गए। स्पिनिंग डिस्क के बिल्कुल सेंटर में गैस और डस्ट का वो क्लम्प और हॉट और डेंस होता गया। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया जितना हम अर्थ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिरकार कोर का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच गया। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर पर एक मैजिकल प्रोसेस शुरू हुआ।
हाइड्रोजन एटम्स, जो सभी एलिमेंट्स में सबसे हल्के होते हैं, वो आपस में फ्यूज होने लगे। वो मिलकर हीलियम एटम्स बनाने लगे। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इससे लाइट और हीट के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये वो मोमेंट था जब हमारा सन इग्नाइट हुआ, यानी जल उठा। सन का जन्म एक शानदार इवेंट था। ये धधक कर लाइफ में आया, डार्क स्पेस में तेजी से चमकने लगा। ये यंग स्टार अब उस घूमते हुए डिस्क का ग्रेविटेशनल सेंटर था। इसकी पावरफुल ग्रेविटी ने बचे हुए डस्ट और गैस को अपने चारों ओर ऑर्बिट में बनाए रखा। सन की लाइट और हीट ने डिस्क के अंदरूनी हिस्से से कुछ हल्की गैसेस को दूर धकेलना शुरू कर दिया। ये सोलर विंड, सन से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्ट्रीम, उस यून आसपास की ज्यादातर स्पेस को साफ कर दिया। सन हमारे सोलर सिस्टम का एंकर बन गया, जो अपने आसपास बनने वाली हर चीज की मोशन को डिक्टेट करता था। हमारा सन एक स्टार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के आसमान में हम कई स्टार्स देखते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये हमारा स्टार है। ये वो लाइट और वार्मथ देता है जिससे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है। सन के बिना हमारा प्लैनेट एक जमी हुई, डार्क और लाइफलेस दुनिया होता। सन की एनर्जी हमारे वेदर को चलाती है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है और हमें दिन की रोशनी देती है। ये पावर का एक कांस्टेंट सोर्स है, एक जायंट न्यूक्लियर फर्नेस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से लगातार जल रहा है। इसका इन्फ्लुएंस हमारे प्लैनेट और हमारी लीव्स के हर एस्पेक्ट को शेप करता है। शुरुआती सन शायद आज के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और वायलेंट था। प्रोबेबली उसके सोलर रेंज ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और सोलर फ्लेयर्स भी ज्यादा होते थे। इन कंडीशंस ने इनर सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को बहुत इन्फ्लुएंस किया। यंग सन से निकलने वाली तेज हीट और रेडिएशन का मतलब था कि उसके पास सिर्फ हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल्स ही टिक सकते थे। इसीलिए इनर प्लैनेट्स जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स रॉकी, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस और दूर धकेल दी गई, जहां उन्होंने जायंट गैस प्लैनेट्स बनाए। सन के जन्म ने आज हम जो प्लैनेट्स की डिवर्स फैमिली देखते हैं, उसके लिए स्टेज सेट कर दिया। जब सन डिस्क के सेंटर में बन रहा था, तब ठंडे बाहरी रीजन्स में अमेजिंग चीजें हो रही थी। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स आपस में चिपकने लगे। ये कुछ ऐसा था जैसे स्नोफ्लेक्स आपस में जुड़कर स्नोबॉल बनाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा था। रॉक और आइस के छोटे छोटे दाने, कभी कभी सिर्फ माइक्रोमीटर्स जितने बड़े, धीरे से टकराए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जैसे कपड़ों में स्टैटिक क्लिंग महसूस होता है, उन्होंने उन्हें चिपकने में हेल्प की। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये छोटे पार्टिकल्स बड़े क्लम्प्स में ग्रो हो गए, जैसे कंकड़ और फिर छोटे रॉक्स। ये छोटे रॉक्स टकराते रहे और जुड़ते रहे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी अपनी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि वे और मटेरियल अट्रैक्ट करने लगे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले और डस्ट और छोटे रॉक्स को समेट लिया। इन बढ़ते हुए बॉडीज को प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, जिसका मतलब है छोटे प्लैनेट्स। उनका साइज कुछ मीटर से लेकर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक था। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक काओटिक जगह थी, जो ऐसे अनगिनत प्लैनेटेसिमल्स से भरी हुई थी। वे लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे, कभी आपस में चिपक जाते, तो कभी ज्यादा वायलेंट कॉलिजन्स में छोटे टुकड़ों में टूट जाते। ये एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन जोन था। प्लैनेटेसिमल बनने का प्रोसेस पूरे डिस्क में एक जैसा नहीं था। यंग हॉट सन के पास सिर्फ रॉकी मटेरियल्स और मेटल्स ही कंडेंस हो सकते थे। इसलिए इनर सोलर सिस्टम में प्लैनेटेसिमल्स ज्यादातर सिलिकेट रॉक्स और आयरन से बने थे। और दूर, जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, उसके पार टेम्परेचर्स बहुत ठंडे थे। यहाँ वाटर आइस, अमोनिया आइस और मेथेन आइस जैसे आइसेस भी कंडेंस होकर प्लैनेटेसिमल्स का हिस्सा बन सकते थे। कंपोजिशन में ये डिफरेंस ये समझने के लिए क्रूशियल है कि इनर और आउटर प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों हैं। लाखों प्लैनेटेसिमल्स यंग सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे थे। ये एक कॉस्मिक डेमोलिशन डर्बी था। कुछ बहुत बड़े हो गए और अपने ऑर्बिट्स में डोमिनेंट बन गए। उन्होंने ग्रेविटेशनल पुलिस की तरह काम किया, अपने आसपास के ज्यादातर छोटे ऑब्जेक्ट्स को समेट लिया। कॉलिजन और एक्रीशन से ग्रोथ का ये प्रोसेस ही वो मेन तरीका माना जाता है जिससे प्लैनेट्स बनते हैं। ये एक लंबा और वायलेंट पीरियड था जो टीन्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। हर कॉलिजन ने बढ़ते हुए बॉडीज में मास और हीट ऐड किया। सेक्शन 5 प्रोटो अर्थ फॉर्म्स अ मोल्टन स्फीयर ऑफ रॉक। प्लैनेटेसिमल्स के अनगिनत कॉलिजन से बड़े बॉडीज शेप लेने लगे। इनमें से एक थी प्रोटो अर्थ, हमारे प्लैनेट का बिल्कुल शुरुआती वर्जन,
जैसे जैसे प्लैनेटेसिमल्स इससे टकराते गए, प्रोटो अर्थ बड़ी और बड़ी होती गई। हर इंपैक्ट से जबरदस्त एनर्जी निकली, जिससे बढ़ता हुआ प्लैनेट गर्म होता गया। इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से भी बहुत हीट पैदा हुई। जल्द ही पूरी प्रोटो अर्थ इतनी गर्म हो गई कि वो पिघल गई। ये मोल्टन रॉक की एक चमकती हुई बॉल थी, स्पेस की ठंडक में एक आग का गोला, एक फायरी स्फीयर। ये मोल्टन स्टेट अर्थ के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज था, क्योंकि ये लिक्विड थी, भारी मटेरियल सेंटर की ओर डूब सकते थे, जबकि हल्के मटेरियल सरफेस की ओर तैरने लगे। सबसे भारी एलिमेंट आयरन निकल के साथ मिलकर अर्थ का कोर बनाने के लिए नीचे डूब गया। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ईसू ने हमारे प्लैनेट का बेसिक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें एक डेंस मेटालिक कोर, एक मोटी रॉकी मैंटल और बाहर एक हल्की क्रस्ट थी। ये स्ट्रक्चर अर्थ की कई प्रॉपर्टीज के लिए क्रूशियल है, जिसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है, जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। शुरुआती अर्थ एक बहुत हॉस्टाइल जगह थी। इस पर बचे हुए प्लैनेटेसिमल्स और एस्टेरॉइड्स की लगातार बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। इसकी सरफेस मोल्टन लावा का समुद्र थी, जहां टेम्परेचर्स हजारों डिग्रीज तक पहुंच रहे थे। आज जैसा एटमॉस्फेयर तब नहीं था, और यकीनन कोई ओशंस या लाइफ भी नहीं थी। ये एक वायलेंट कैओटिक दुनिया थी, जो अभी भी शेप ले रही थी। आसमान इंपैक्ट्स की चमक और फायरी लैंडस्केप से भरा होता। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि हमारा ब्यूटीफुल लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट ऐसी टर्बुलेंट और फायरी शुरुआत से निकला। इस शुरुआती हेलिश स्टेट में भी अर्थ कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करने लगी थी जो बाद में इसे यूनिक बनाते। इसका साइज बिल्कुल सही था, इतना बड़ा कि अपनी ग्रेविटी से एटमॉस्फेयर को पकड़ सके, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि जुपिटर जैसा गैस जायंट बन जाए। सन से इसकी दूरी भी क्रूशियल थी। ये मर्करी की तरह झुलसून के लिए बहुत पास नहीं थी, और मार्स की तरह फ्रोजन वेस्टलैंड बनने के लिए बहुत दूर भी नहीं। हालांकि मार्स ने बाद में अपना ज्यादातर एटमॉस्फेयर और पानी खो दिया। ये गोल्डीलॉक्स कंडीशंस, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बिल्कुल सही, धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही थी, जो एक ज्यादा हॉस्पिटेबल फ्यूचर के लिए स्टेज सेट कर रही थी। सेक्शन 6, अ कॉस्मिक स्मैश, द मून्स मिस्टीरियस ओरिजिन। अर्थ की शुरुआती हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक था हमारे मून का फॉर्मेशन। बहुत टाइम तक साइंटिस्ट सोचते रहे कि मून कैसे बना। ये अपने पेरेंट प्लैनेट अर्थ के मुकाबले अनयूजुअली बड़ा है। कई थ्योरीज दी गई, लेकिन आज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी बताती है कि जब अर्थ बहुत यंग थी और ज्यादातर मोल्टन थी, तब वो एक दूसरी प्लैनेटरी बॉडी से टकराई। ये दूसरी बॉडी मास के साइज की थी, और साइंटिस्ट ने इसे थिया नाम दिया है। इमेजिन करो ये जबरदस्त कोलिजन। थिया, एक मैसिव प्रोटोप्लैनेट, यंग अर्थ से बहुत तेज स्पीड में टकराया। इंपैक्ट इतना वायलेंट था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, किसी भी एक्सप्लोजन से कहीं ज्यादा जो हम क्रिएट कर सकते हैं। अर्थ के मैंटल और थिया दोनों से बहुत सारा मटेरियल स्पेस में इजेक्ट हो गया। ये डिब्री, ज्यादातर मोल्टन रॉक और वेपर, अर्थ के चारों ओर एक रिंग बन गया। टाइम के साथ, शायद कुछ ही हजार सालों में, इस रिंग का मटेरियल ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ गया। ये जुड़कर हमारा मून बन गया। इस ड्रामेटिक इवेंट ने अर्थ को रीशेप किया और उसे उसका कांस्टेंट साथी दिया। द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस मून के कई फीचर्स को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट्स जो मून रॉक्स लाए हैं, वे कॉम्पोजिशन में अर्थ के मैंटल रॉक्स से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें वॉलेटाइल एलिमेंट्स नहीं हैं, जो इंपैक्ट की हीट में वेपराइज हो गए होंगे। और उनका आयरन कोर बहुत छोटा है, क्योंकि थिया का ज्यादातर कोर शायद अर्थ के कोर में मिल गया होगा। मून के फॉर्मेशन ने अर्थ के रोटेशन एक्सिस को भी झुका दिया, जिससे हमें सीजन्स मिलते हैं। शुरुआत में इसकी वजह से अर्थ बहुत तेजी से स्पिन करने लगी। एक दिन शायद सिर्फ 5 या 6 घंटे का होता था। हमारे बड़े मून की प्रेजेंस का अर्थ पर गहरा असर हुआ है। मून की ग्रेविटी हमारे ओशंस में टाइड्स लाती है। जिसू ने शायद लाइफ के शुरुआती डेवलपमेंट में इंटरटाइडल जोन्स बनाकर रोल प्ले किया हो। मून अर्थ के एक्सियल टिल्ट को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। मून के बिना अर्थ का टिल्ट शायद बहुत ज्यादा वॉबल करता, जिससे लंबे टाइम तक एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस होते। ये स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स लाइफ के लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के लिए क्रूशियल रही है। तो ये पुराना कॉस्मिक कोलिजन, हालांकि उस टाइम बहुत डिस्ट्रक्टिव था, आखिरकार उस्यू ने अर्थ को एक ज्यादा स्टेबल और हैबिटेबल प्लैनेट बनाने में कंट्रीब्यूट किया।
ये सचमुच एक नेचुरल वंडर है जो एक कैटेक्लिज्म से पैदा हुआ। सेक्शन 7 इनसाइड आवर अर्थ अ वर्ल्ड ऑफ लेयर्स। फायरी फॉर्मेशन और मून बनाने वाले इंपैक्ट के बाद अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे ये ठंडी हुई, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और ज्यादा डिफाइंड हो गया। हम सबसे पतली बाहरी लेयर क्रस्ट पर रहते हैं। क्रस्ट एक एप्पल के छिलके की तरह है, बाकी प्लैनेट के मुकाबले बहुत पतली। ये सॉलिड रॉक से बनी है और ये बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे। इस मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आते हैं, माउंटेन्स बनते हैं और वॉल्केनोज बनते हैं। क्रस्ट दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिससे जमीन बनती है और ओशियानिक क्रस्ट जो ओशंस के नीचे होती है। क्रस्ट के नीचे एक बहुत मोटी लेयर होती है जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल अर्थ का ज्यादातर वॉल्यूम बनाता है। ये हॉट, डेंस, सेमी सॉलिड रॉक से बना है जो बहुत धीरे धीरे बहता है, जैसे बहुत गाढ़ा शहद या तारकोल। मैंटल रॉक का ये धीमा मूवमेंट ही ऊपर क्रस्ट पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मोशन को ड्राइव करता है। मैंटल में टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं और गहराई के साथ बढ़ते जाते हैं। ये एक डायनामिक लेयर है जो लगातार चर्न होती रहती है और अर्थ के अंदर से हीट को सरफेस की तरफ ट्रांसफर करती है। ये इंटरनल हीट कुछ तो अर्थ के फॉर्मेशन से बची हुई है और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से आती है। अर्थ के बिल्कुल सेंटर में कोर है। कोर बहुत ज्यादा हॉट है, सन के सरफेस जितने टेम्परेचर्स के साथ। ये ज्यादातर आयरन और निकल से बना है। कोर के दो पार्ट्स हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है। आउटर कोर में इस मोल्टन आयरन का मूवमेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में दूर तक फैला हुआ है और एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमें हार्मफुल सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। इस मैग्नेटिक शील्ड के बिना अर्थ का एटमॉस्फेयर शायद खत्म हो गया होता और लाइफ जैसी हम जानते हैं शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनर कोर आउटर कोर से भी ज्यादा गर्म होने के बावजूद सॉलिड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ के सेंटर में प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो आयरन को इतने हाई टेम्परेचर्स पर भी पिघलने नहीं देता। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना वाइटल है। ये हमें अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और मैग्नेटिक फील्ड जैसे फिनोमेना को समझने में हेल्प करता है। ये हमें प्लैनेट की हिस्ट्री और उसके ऑनगोइंग एवोल्यूशन के बारे में भी बताता है। हमारे सोलर सिस्टम के कई दूसरे रॉकी प्लैनेट्स के अनलाइक अर्थ में एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स और एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है जो इसे जियोलॉजिकली डायनामिक और प्रोटेक्टेड दुनिया बनाता है जो लाइफ के लिए यूनिकली सूटेड है। सेक्शन 8 ओशंस एंड एयर, द ब्रेथ ऑफ अ लिविंग प्लैनेट। जैसे मोल्टन अर्थ और ठंडी होने लगी, उसकी सरफेस पर एक सॉलिड क्रस्ट बन गई। इस शुरुआती पीरियड में वॉल्केनोज बहुत एक्टिव थे। उन्होंने अर्थ के अंदर से गैसेस निकाली जिनमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरे कंपाउंड शामिल थे। इस प्रोसेस को, जिसे आउटगैसिंग कहते हैं, ऊसून धीरे धीरे अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बनाया। यह शुरुआती एटमॉस्फेयर उस एयर से बहुत डिफरेंट था जिसे हम आज ब्रीथ करते हैं। यह प्रोबेबली कार्बन डाइऑक्साइड से थिक था और इसमें ऑक्सीजन बहुत कम या बिल्कुल नहीं थी। यह ज्यादातर मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स के लिए पॉइजनस होता। वॉल्केनोज से निकली वाटर वेपर ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई, एटमॉस्फेयर में यह वाटर वेपर कंडेंस होने लगी। इससे क्लाउड्स बने और फिर बारिश होने लगी। हजारों, शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश हुई। इस जोरदार बारिश ने अर्थ की सरफेस पर नीचे के बेसिन्स को भर दिया, जिससे पहले ओशंस बने। कमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जो आइस से भरपूर होते हैं, उन्होंने भी शुरुआती अर्थ पर काफी पानी पहुंचाया जब वे इससे टकराए। ये बड़े ओशंस शुरुआत में गर्म और प्रोबेबली एसिडिक थे, लेकिन ये वो क्रेडल थे जहां लाइफ आखिरकार शुरू होने वाली थी। अर्थ की सरफेस पर लिक्विड वाटर का होना इसके सबसे यूनिक और इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। अर्थ को अक्सर ब्लू प्लैनेट कहा जाता है इसके भरपूर पानी की वजह से। ज्यादातर दूसरे प्लैनेट्स या तो बहुत गर्म हैं, जिससे पानी बॉयल होकर उड़ जाता है, या बहुत ठंडे हैं, जिससे वो जमकर सॉलिड हो जाता है। सन से अर्थ की दूरी बिल्कुल सही है ताकि पानी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सके, लिक्विड, सॉलिड, आइस और गैस, वाटर वेपर। ये लिक्विड वाटर सभी नोन लाइफ फॉर्म्स के लिए एसेंशियल है। ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और क्लाइमेट को मॉडरेट करता है।
किसी और नोन प्लैनेट पर लिक्विड वाटर के इतने स्टेबल विशाल बॉडीज नहीं है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल गया। शुरुआती लाइफ फॉर्म्स, खासकर ओशंस में छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। ऑक्सीजन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जमा होती गई, जिससे वो एयर बनी जिसे हम आज ब्रीथ करते हैं, जो लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। इस ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर में ऊपर ओजोन लेयर भी बनाई, जो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओशंस और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट की रीजंस हैं कि अर्थ अपने पड़ोसियों जैसे वीनस, जिसके रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, या मार्स, जिसके थिन कोल्ड एटमॉस्फेयर है, उनसे इतनी डिफरेंट क्यों है। सेक्शन 9, अर्थ्स स्पेशल गिफ्ट, लाइफ एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थ सिर्फ रॉक की एक बॉल नहीं है जिसमें पानी और एयर हो। इसका सबसे रिमार्केबल फीचर है लाइफ। ओशंस बनने के कुछ टाइम बाद, शायद लगभग 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स पहले सिंपल लाइफ फॉर्म्स दिखाई दिए। लाइफ कैसे शुरू हुई, ये आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये शुरुआती ऑर्गेनिजम्स बहुत बेसिक थे, प्रॉब्ली सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। इन छोटी सी बिगिनिंग्स से लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे इवॉल्व हुई। ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स बन गई। अर्थ के लगभग हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हुए, सबसे गहरे ओशंस से लेकर सबसे ऊंचे माउंटेन्स तक। ये रिच बायोडाइवर्सिटी ही हमारे प्लेनेट को इतना वाइब्रेंट बनाती है। लाइफ की जर्नी ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। मैस एक्सटिंक्शंस हुए हैं, आइस एजेस आए हैं और मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। फिर भी लाइफ डटी रही है और थ्राइव करने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। सभी लिविंग थिंग्स का आपस में जुड़ाव, ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट से लेकर बीज फैलाने वाले एनिमल्स तक, लाइफ का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाता है। ये डेलिकेट बैलेंस, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं, ह्यूमन समेत सभी बीइंग्स को सस्टेन करता है। यूनिवर्स में अर्थ ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम सर्टेनिटी से जानते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये हमारे प्लैनेट को इनक्रेडिबली प्रीशियस और रेयर बनाता है। इसकी कंडीशन, सही टेम्परेचर, लिक्विड वाटर, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर और एक स्टेबल क्लाइमेट लाइफ के लिए परफेक्टली ट्यून्ड है। कॉस्मिक क्लाउड्स, फायरी कोलिजन्स और स्लो कूलिंग के थ्रू अर्थ का फॉर्मेशन हमें इस प्रेजेंट मोमेंट तक ले आया है। ह्यूमन बीइंग्स इस एंशिएंट प्लैनेट पर रिलेटिवली हाल ही में आए हैं। हमारी इंटेलिजेंस और एनवायरनमेंट को शेप करने की एबिलिटी ने हमें सिविलाइजेशंस बनाने और महान चीजें अचीव करने दिया है। लेकिन इन एबिलिटीज के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमारे एक्शंस का अर्थ के सिस्टम्स पर गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से अर्थ पर डिपेंड करते हैं, एयर, वाटर, फूड और रिसोर्सेज के लिए। अर्थ की लंबी हिस्ट्री को समझने से हमें इसकी रेजिलियंस और साथ ही इसकी फ्रैजिलिटी को अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है। इसलिए इस ब्यूटीफुल प्लैनेट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना हमारा सेक्रेड ड्यूटी है। हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। हमें इसके रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशंस भी इसकी बाउंटी का आनंद ले सकें। अर्थ कैसे बनी, ये कितनी यूनिक है और लाइफ कैसे इमर्ज हुई, ये सब जानकर हमें ऑ और रिस्पेक्ट से भर जाना चाहिए। ये नॉलेज हमें अपने इकलौते घर के बेहतर स्टीवर्ड्स बनने के लिए इंस्पायर करनी चाहिए। अर्थ एक गिफ्ट है, कॉस्मोस का एक मार्वल, और इसका फ्यूचर कई मायनों में अब हमारे हाथों में है। आइए हम इसे चेरिश करें और इसे आने वाले हर टाइम के लिए हेल्थी और लाइफ से भरपूर रखने के लिए मिलकर काम करें।